तो ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और जहां पे मैंने ऐसा अज्यूम करना शुरू कर दिया था कि सिद्धार्थ आनंद की फिल्म कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकती, तो यहां मैं आपको बता दूं कि फाइटर फिल्म सिद्धार्थ आनंद के करियर की पहली ऐसी फिल्म है जिसने मुझे लिटरली बहुत डिसअपॉइंट किया। इनफैक्ट ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे लिए बिलीव करना थोड़ा हार्ड है कि सिद्धार्थ आनंद ने बैंग बैंग वॉर और पठान के बाद इस लेवल की फिल्म बनाई है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको इस रिव्यू में बता दूंगा, लेकिन हमेशा कहता ये एक सिनेमैटिक रिव्यू होने वाला है, यानी मैं फिल्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में तो बात करूंगा, लेकिन फिल्म में बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और उनके बारे में भी इस वीडियो में खोल के बातें होंगी। जहां मैं शुरुआत में ही अगर आपको फिल्म का सिनॉप्सिस दूं तो फिल्म की बेसिक स्टोरी वही है कि पाकिस्तानीज जो है वो टाइम टू टाइम इंडिया पे अटैक करते रहते हैं और इस वजह से इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसमें ऋतिक रोशन होते हैं, दीपिका पादुकोण होती है और भी बहुत सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। और फिर किस तरीके से स्टोरी को पुलवामा अटैक से जोड़ा जाता है, किस तरीके से 2 इंडियन पायलट्स को कैद कर लिया जाता है और फिर लास्ट में ऋतिक रोशन किस तरीके से उनको छुड़ाते हैं, यही सब कुछ आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी और प्लॉट के बारे में बात करूं तो इस फिल्म का जो प्लॉट है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक और क्लीशे है। हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी दिखाई गई है, तो एटलीस्ट स्टोरी के मामले में ये फिल्म आपको कुछ भी नया नहीं प्रोवाइड करने वाली है। बट एट द सेम टाइम मैं ये बात कहूंगा कि इस फिल्म में जो एयरफोर्स का एंगल डाला गया है वो डेफिनेटली इंडियन ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा नया है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि हमने ऐसी बहुत ज्यादा एरियल फाइट वाली फिल्म इंडिया में नहीं देखी है। सेकेंडली इंडियन सिनेमा के जो टॉप सुपरस्टार्स हैं यानी ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, उनको इस टाइप के ड्रामा में देखना बहुत ज्यादा आई प्लीजिंग लगता है और एक जो लार्जर देन लाइफ वाला एक्सपीरियंस होता है वो ये फिल्म कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड कर देगी। जहां मैं सबसे पहले अगर फिल्म के पॉजिटिव्स की बात करूं, क्योंकि फिल्म में नेगेटिव बहुत सारे हैं तो उसके बारे में मैं बाद में सेपरेटली बात करूंगा, तो सबसे पहला पॉजिटिव यही आता है कि इस फिल्म का जो स्केल है वो डेफिनेटली काफी बड़ा है। इस फिल्म को जैसे प्रमोट किया गया था कि इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म होने वाली है, तो ये डेफिनेटली उस एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती है क्योंकि इस फिल्म के जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वही फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। सबसे पहली बात तो एक्शन बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल का है और सेकेंडली एज आई सेड बहुत ज्यादा एरियल कॉम्बैट पे फिल्म बनी नहीं है, तो जब इंडिया पाकिस्तान की एरियल फाइट दिखाई जाती है तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करके रखती है। फिल्म का जो बजट है 250 करोड़ का वो एटलीस्ट एक्शन में आपको डेफिनेटली फील होगा। फिल्म का जो वीएफएक्स है और फिल्म का जो सीजीआई है वो डेफिनेटली टू द पॉइंट है। वहीं अगर मैं सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो वो है एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। जितने भी एक्टर्स हैं इंक्लूडिंग द सपोर्टिंग कास्ट, सारे एक्टर्स ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण है या फिर वो अनिल कपूर हो। ऑल द लीडिंग एक्टर्स हैव गॉन इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर और वो आपको उनकी परफॉर्मेंस में फील होगा। जो भी प्रॉब्लम है फिल्म के साथ वो फिल्म के स्क्रीन पे और फिल्म की राइटिंग के साथ है। वहीं जो थर्ड और जो लास्ट पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म का वो है इस फिल्म का क्लाइमैक्स। इस फिल्म का क्लाइमैक्स अराउंड आधे घंटे का है और जो लास्ट के 20 से 25 मिनट है वही इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। उन सीन में हमें जैसा एक्शन देखने को मिलता है, जो पेट्रियोटिज्म देखने को मिलता है, जिस तरीके के डायलॉग्स लिखे गए हैं और जिस तरीके के एलिवेशन सीन्स हैं, सारी की सारी चीजें आपको हिट करती हैं। और इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्लाइमैक्स ही इस फिल्म का सेविंग ग्रेस है, यानी अगर आप इस फिल्म से इसके क्लाइमैक्स को हटा देंगे तो फिल्म का इंपैक्ट जो है वो लिटरली 99% कम हो जाएगा। इनफैक्ट मैं स्पेसिफिकली ये भी मेंशन करूंगा कि लास्ट से 20 से 25 मिनट जिस तरीके से लिखे गए हैं, अगर उसी तरीके से पूरी फिल्म लिखी गई होती तो ये डेफिनेटली 2024 की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स होती। जहां उसी के साथ अगर मैं फिल्म के सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट पे आऊं तो वो है इस फिल्म की राइटिंग और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले। इस फिल्म की जो राइटिंग है वो इतनी ज्यादा बोरिंग और इतनी ज्यादा डल वे में लिखी गई है कि आप फिल्म देखते टाइम एक भी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। एज आई सेड फिल्म की स्टोरी तो वैसे भी बहुत ज्यादा बेसिक है। इंडिया पाकिस्तान के बीच की राइवलरी हम कई बार पहले भी देख चुके हैं। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो पठान में, टाइगर 3 में और गदर 2 में इन सारी फिल्मों ने इंडिया और पाकिस्तान की टेंस रिलेशनशिप पे ही बात की थी। तो स्टोरी लेवल पे तो वैसे भी डिलीवर नहीं करती है, लेकिन उसी स्टोरी के ऊपर अगर एंगेजिंग स्क्रीन प्ले लिखा होता तो कहीं ना कहीं ये ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर पाती। बट अनफॉर्चुनेटली ड्रामा जिस तरीके से अनफोल्ड होता है, फिल्म ऑडियंस पे जो ग्रिप है वो कॉन्स्टेंटली लूज करती जाती है और एक टाइम पे आप फिल्म से इतना ज्यादा बोर होने लगते हो कि आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टर बच रहा है, कौन सा कैरेक्टर मर रहा है। इनफैक्ट जितने भी एयरफोर्स पायलट दिखाए गए हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो भी आपको बहुत ज्यादा फेक लगेगी। जो कॉमेडी दिखाई गई है, जो लेग पुलिंग दिखाई गई है, जो ह्यूमर दिखाया गया है वो बिल्कुल भी हिट नहीं करता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है कि क्योंकि ऑडियंस ड्रामा में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड ही नहीं होती है, तो जब उनके सामने स्टोरी अनफोल्ड होती है तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आगे क्या होने वाला है, स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी। और जहां मैंने कहा कि सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर हर कैरेक्टर की जो राइटिंग है वो बहुत ज्यादा ढीली है। यानी जितने भी लीड कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर हो या फिर दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, आप किसी भी कैरेक्टर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं फील करते हो। आपको बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता है कि कैरेक्टर खुश है कि बहुत ज्यादा दुखी है, और ये फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एडिंग टू दिस, दोनों ही जो लीड कैरेक्टर्स हैं यानी ऋतिक और दीपिका का कैरेक्टर, दोनों को ही एक बैक स्टोरी दी गई है और वो बैक स्टोरी भी बिल्कुल हिट नहीं करती है। और जहां मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहूंगा दीपिका पादुकोण की स्टोरी को, उनकी जो स्टोरी है वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट टाइप की स्टोरी है, जैसी स्टोरी हम कई बार हिंदी सिनेमा में देख चुके हैं। यानी वही माँ बाप जो कि चाहते थे कि एक बेटा पैदा हो, लेकिन उनको एक बेटी हो गई, फिर वो बेटी एयरफोर्स पायलट बनना चाहती थी, लेकिन वही वो चाहते थे कि वो चुपचाप शादी करके घर बसा ले। इस टाइप की कहानी हम बहुत ज्यादा बार देख चुके हैं।
और इस वजह से जब उनके फादर वाला सीन आता है जिसका कैरेक्टर आशुतोष राणा प्ले कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा मेलोड्रामेटिक लगता है। बेसिकली जो मैसेजिंग है वो बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल फील होती है, और जो वुमेन एम्पावरमेंट ये फिल्म प्रमोट करने की कोशिश करती है वो हद से ज्यादा प्रीची फील होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि अगर आशुतोष राणा का पूरा एंगल इस फिल्म से हटा दिया गया होता तो इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा बेटर होता। प्लस अगर आप ये फिल्म वॉर या पठान वाली एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं कि एक मास मसाला वाली फिल्म है, तो हर थोड़ी देर पे एक ताली मार या सीटी मार मोमेंट आएगा या फिर बहुत सारे एलिवेशन सीन्स देखने को मिलेंगे। तो आपको बता दूं इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लाइमैक्स में ही थोड़े बहुत एलिवेशन सीन्स और सीटी मार डायलॉग्स हैं, लेकिन उसके अलावा पूरी की पूरी फिल्म फ्लैट जाती है। इनफैक्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि चाहे बैंग बैंग रही हो चाहे वॉर रही हो, उन दोनों ही फिल्मों में जो ऋतिक रोशन का एंट्री सीक्वेंस था वो फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होता है। लेकिन इस फिल्म में तो ऋतिक रोशन की एंट्री भी बहुत ज्यादा ठंडी है। जो एनर्जी, जो सेंस ऑफ विक्ट्री आपको उनके कैरेक्टर के लिए फील होनी चाहिए वो इस फिल्म से कंप्लीटली मिसिंग है। और सबको पता है कि जब भी आप ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म बना रहे हो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है फिल्म का विलन। सबको पता है कि पठान फिल्म का जो सबसे बड़ा सेलिंग एस्पेक्ट था वो था फिल्म का विलन, जिसमें जॉन अब्राहम ने एज जिम बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन भाई इस फिल्म का जो विलन है वो बिल्कुल भी मेनेसिंग नहीं है। एज एन एक्टर उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ना ही उनका कैरेक्टर बहुत अच्छे से लिखा गया है। आई मीन उनकी कोई भी बैक स्टोरी या मोटिवेशन नहीं बताए गए हैं। वो सिंपली एक आतंकवादी है जो कि हर आतंकवादी की तरह इंडिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और इसी वजह से जो एक फीलिंग ऑफ फियर या फिर थ्रेट आनी चाहिए कि ये बंदा हमारे हीरो पे हावी हो सकता है, वो आपको पूरी फिल्म में कहीं भी नहीं आएगी। जहां मैं फाइनली अगर फिल्म की कॉमेडी और गानों की बात करूं तो उन दोनों डिपार्टमेंट में भी ये फिल्म बहुत बुरी तरह फेल होती है। आई कुड नेवर एक्सपेक्ट कि सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में ऐसी क्रिंज वाली कॉमेडी हो सकती है, जहां पे एक रेस्टोरेंट का सीन है जहां पे उरी के डायलॉग को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है और मटन बिरयानी को देख के करण सिंह ग्रोवर का कैरेक्टर बाकी फेलो पायलट से पूछता है हाउ इज द गोश्त। सिमिलरली जब एक अंडरकवर एजेंट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है और वो बुर्का पहना होता है लेकिन उसके अंदर एक लड़का होता है, तो उसमें एक पायलट कहता है कि ये सैफ है या फिर करीना। आई मीन जेन्युइनली सेइंग इस फिल्म का जो ह्यूमर है वो एवरेज ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज है। और वहीं अगर मैं फिल्म के गानों की बात करूं तो जो भी मैंने सिद्धार्थ आनंद की लेटेस्ट फिल्म के नहीं, चाहे वो बैंग बैंग रही हो, वॉर या फिर पठान रही हो, इन सारी फिल्मों के जो गाने थे बिल्कुल चटबस्टर थे। लेकिन वहीं इस फिल्म के सारे गाने भी बहुत ही ज्यादा एवरेज है। सिर्फ एक ही गाना स्टैंड आउट करता है जो है शेर खुल गए, बट उस गाने को भी स्क्रीन प्ले में इतना ज्यादा एब्रप्टली घुसेड़ दिया गया है कि ऐसा दिखाया गया है कि इंडिया वालों ने पाकिस्तान के ऊपर एक मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया है और उसके बाद एकदम से फिल्म के बीच में शेर खुल गए गाना आ जाता है आउट ऑफ नोवेयर। और इन सबके ऊपर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस फिल्म की है, जो कि मेकर्स को इस फिल्म को बनाने से पहले सोचना चाहिए था, कि ये फिल्म बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एरियल कॉम्बैट पे है। यानी फिल्म के शुरुआत से लेके फिल्म के एंड तक ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के जो प्लेन्स है वो आपस में फाइट कर रहे हैं। तो ऐसे में इनिशियली तो आपको प्लेन्स के बीच में फाइट देखने में इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जब फिल्म में 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार बार आपको प्लेन से फाइट देखनी पड़ती है तो एज एन ऑडियंस आप कई बार थोड़े इरिटेटेड फील करते हो। बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई मास मसाला वाली फिल्म बनती है तो उसमें जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। मिसाल के तौर पे पठान का जो एक एक्शन सीक्वेंस था वो टम्बलर के ऊपर था, दूसरा स्नो के ऊपर था, तीसरा ट्रेन के ऊपर था, चौथा जेट पैक के ऊपर था। लेकिन भाई इस फिल्म में फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक ऐसे बहुत सारे सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं जिसमें बहुत सारे प्लेन्स एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं। और इस वजह से जो नयापन और नॉवेल्टी आपको फिल्म की शुरुआत में फील होती है वो फिल्म के अंत आते आते तक बिल्कुल खत्म हो जाती है। और अगर और सिंपल वर्ड में बोलूं तो आप बार बार सेम टाइप के एक्शन सीक्वेंसेस, सेम टाइप की प्लेन फाइट्स देखने के बाद एक सेंस ऑफ बोर्डम फील करने लगते हो। और इसी वजह से मैं सरप्राइजिंगली सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन को बहुत ही ज्यादा कमजोर कहूंगा। इनफैक्ट अगर ये उनकी पहले की फिल्म होती, यानी अगर वॉर, बैंग बैंग और पठान से पहले उन्होंने ये फिल्म बनाई होती तो फिर भी मैं इसको एक एवरेज फिल्म मानता। लेकिन इतनी अच्छी फिल्में बनाने के बाद इतनी ज्यादा मीडियोकर और इतनी ज्यादा एवरेज फिल्म बनाना उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। इनफैक्ट मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगता भी नहीं है एट टाइम्स कि सिद्धार्थ आनंद की फिल्म है, ऐसा लगता है कि किसी नए डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि मेरा फाइटर फिल्म का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो पर्सनली काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। हाँ, ये एक एवरेज फिल्म है जिसको अगर आप टाइम पास के हवाले से देखना चाहते हो तो आप उसको एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। वैसे भी आपको पता है कि ये फिल्म रिपब्लिक डे वीकेंड पे रिलीज हुई है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इन 4 दिन ये फिल्म जम के कमाने वाली है। तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन्हीं 4 दिन में देखिएगा, क्योंकि आई कैन अश्योर यू दिस कि मंडे से फिल्म बहुत ज्यादा बुरा गिरेगी। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म का जो बजट है वो 250 करोड़ है, और जहां सिद्धार्थ आनंद की पिछली फिल्म पठान ने 540 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था, तो ये फिल्म उसका आधा बिजनेस भी नहीं कर पाएगी। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन हो वो 250 करोड़ से भी कम हो।